मेहनत का फल। ये कहानी किशनपुरा गांव की है, जहां रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी जमीन खाली पड़ी थी। अरे भाई रमेश, इस बार तुमने खेत में कोई फसल नहीं बोई। देख भाई, ये पूरा दिन मजदूर बनकर खेतों में काम करना मेरे बस का नहीं है। मुझे तो कुछ बड़ा करना है। अरे लेकिन चाचा जी, तुम्हारे लिए इतनी जमीन छोड़ गए हैं, ऐसी खाली पड़ी जमीन तो बंजर हो जाएगी। अरे छोड़ना जमीन को। देखना, मैं जल्द ना कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे सब चीजें सोने में बदल जाएंगी। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अरे भाई छोड़ना। रमेश ने अपनी जमीन की देखभाल एक दिन भी नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब सा विचार था। उसे विश्वास था कि कोई ऐसी जादुई दवा है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। वो अपना सारा समय इस दवा के बारे में और जानने में ही बिताता था। आप कब तक अंधविश्वास में जीते रहोगे? अगर ऐसा होता ना, तो आज सब लोग सोने में खेल रहे होते। अरे तुम देखना, एक दिन मैं सोना बनाने वाली ऐसी दवा हासिल करके ही रहूंगा। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, ये वादा करके कि वो उसे उस दवा के बारे में बताएंगे। बहुत सालों तक रमेश इन बातों पर विश्वास करता रहा और कुछ ऐसे ही साल बीत गए और ऐसा ही चलता रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी सीमा इस बात से थक चुकी थी और चिंतित भी थी, क्योंकि वो देख रही थी कि रमेश कितना पैसा खर्च कर रहा है। सीमा हर बार रमेश को समझाती, पर रमेश अपनी पत्नी की बात हमेशा ही टालता रहता। जब सीमा की बात रमेश बिल्कुल नहीं मानता, तब सीमा रमेश से बोलती है, जल्द ही हम लोग बिना पैसे के हो जाएंगे और हमारा जीवन में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक शाम रमेश खाली हाथ घर लौटता है। अरे, आप तो पैसे लेकर गए थे राशन लाने के लिए। राशन कहाँ है जी? वो पैसे मैंने किसी बाबा को दे दिए, वो मुझे सोना बनाने वाली दवा देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम बहुत जल्द अपना सारा धन गवा बैठेंगे और हम गरीब होते जाएंगे। लेकिन रमेश को अपनी पत्नी की बात जैसे समझ ही नहीं आती थी। कुछ समय के बाद एक मशहूर साधु बाबा उनके शहर में आया। रमेश उनका शिष्य बन गया। बाबा, मुझे उस दवा के बारे में बताओ ना, उस जादुई दवा के बारे में, जिससे किसी भी चीज को सोने में बदला जा सकता है। हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं के दौरान मैंने सुना था कि ऐसी दवा कैसे बनाई जा सकती है। सच पे बाबा, आप उस दवा के बारे में जानते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप मुझे जल्दी उस दवा के बारे में बता दो। लेकिन ये मुश्किल काम है। अरे बाबा, मुझे बताइए, मैं सब मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ। रमेश ने विनती की और महात्मा मान गए। रमेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी महात्मा जी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें केले का एक पौधा लगाना होगा और अपने हाथों से नियमित रूप से उसे पानी देना होगा। जब पौधा बड़ा हो जाएगा, तब सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर जम जाती है। तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में जमा करना होगा और कुछ समय के बाद जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस जमा हो जाए, तो उसे मेरे पास ले आना। मैं उस इकट्ठा की गई ओस वाली बोतल को एक जादुई मंत्र बोलूंगा, जिससे वो जादुई दवा में बदल जाएगी। उस दवा की एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। ये कैसे होगा बाबा? 5 लीटर ओस तो बहुत ज्यादा है। रमेश चिंतित हो गया। कोशिश करने पर सब आसान हो जाता है रमेश। ये बोलकर बाबा ने रमेश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सर्दी तो बस कुछ ही महीनों के लिए होती है। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। तुम जितना चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी होगी और उन पर जमी ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। रमेश घर गया। आज रमेश बहुत खुश था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। रमेश मुस्कुराया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी जी। अरे नहीं नहीं, मुझे अकेले ही सारा काम करना होगा। मैं खेतों की सफाई करने के लिए जाता हूँ, तब तक तुम घर का काम कर लो और मेरे लिए खाना बनाकर रखना। ठीक है जी, तब तक मैं घर का काम संभालती हूँ।
ये कहकर सीमा घर का काम करने लग जाती है। उसके बाद रमेश अपने बड़े बड़े खेतों की सफाई शुरू कर देता है, जो इतने सालों से खाली पड़े थे। वहां उसने केले के पौधों की कतारें लगा दी। उसने बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल की और सर्दियों के महीने में उन पर जमी ओस को बहुत ध्यान से इकट्ठा किया। उसकी पत्नी हर दिन रमेश को खेत में समय से खाना पहुंचा देती और रमेश पूरा दिन खेत में मेहनत करता। रमेश का पूरा बागान केले के फलों से भरा हुआ था। जी क्यों ना हम ये सारे केले बाजार में भेज दें? अरे केलों को छोड़ो और आने वाले सोने के बारे में सोचो। सीमा कुछ नहीं बोलती, लेकिन मन ही मन उन केलों को बाजार में बेचने के बारे में वो जरूर सोचती है। सीमा ने केले की फसल काटी, उसे बाजार ले गई और उसके बदले उसे अच्छी कीमत मिली। दूसरी तरफ जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश ने और भी ज्यादा पौधे लगाए और देखते ही देखते उनका एक बहुत बड़ा केले का बागान तैयार हो गया। 6 साल के आखिर में आखिरकार उसके पास 5 लीटर ओस इकट्ठा हो ही गई। बड़ी सावधानी से वो उस बोतल को लेकर उस महात्मा के पास गया। देखो बाबा जी, मैंने केले के पत्तों पर पड़ी पूरी 5 लीटर ओस इकट्ठी कर ली है। बाबा मुस्कुराए और पानी पर कुछ मंत्र बोले। फिर उन्होंने बोतल रमेश को वापस देते हुए कहा, इसे आजमा कर देखो। रमेश ने तांबे के एक बर्तन पर ओस की कुछ बूंदें छिड़की और इंतजार करने लगा कि वो सोना बन जाए। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये तो धोखा है, मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन बाबा मुस्कुराए और वहां से चले गए। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया और ये देखकर रमेश उदास हो गया और अपने घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? मेरे साथ धोखा हुआ है। सोना बनाने वाली कोई चीज नहीं होती और वो बाबा जी भी धोखेबाज निकले, बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आप दुखी मत हो, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। सीमा रमेश को कमरे के अंदर ले जाती है और रमेश को एक बड़ा सा संदूक दिखाती है। इस संदूक को खोलिए जी। रमेश जैसे ही उस संदूक को खोलता है तो वो सिक्कों से भरा हुआ था। रमेश हैरान परेशान होकर उन सिक्कों को देखने लगा और सीमा से बोला, इतने सारे पैसे? ये सब पैसे उन्हीं केलों के पेड़ों पर लगे केले को बेचकर आए हैं जी, जो मैंने बाजार में बेचे थे। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि ऐसा कोई जादू नहीं होता जो किसी भी चीज को सोने में बदल सके। आपने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और ये बागान तैयार किया। जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तब मैं बाजार में केले बेचती थी। इसी तरह मैंने ये पैसे जमा किए हैं। ये आपकी कड़ी मेहनत ही थी जिसने ये दौलत खड़ी की, ना कि कोई जादू। अगर वो महात्मा तुम्हें ये बात पहले बता देते तो आप ये केले का बागान तैयार नहीं करते। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ये तरकीब अपनाई। रमेश मुस्कुराया क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने बागान में और भी ज्यादा कड़ी मेहनत की और खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है, सुजानपुर राज्य में राधिका नाम की एक गरीब लड़की अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी। राधिका बहुत ही सुंदर थी और वो अपने तीनों भाइयों की लाडली थी। बड़े भैया क्या बात है, आप जल्दी उठ गए, कहीं जाना है क्या? हाँ, अरे बहन, आज क्या है ना कि मुझे काम पर जल्दी जाना है। सेठ जी ने कहा था कि आज थोड़ा काम ज्यादा है। अरे भैया, क्या तुम भी ना, तुम्हारा सेठ तुमसे इतने कम पैसों में कितना काम करवाता है। अरे हमको देखो, मछलियां मारकर अपनी मर्जी का जीवन जीता हूँ मजे में। अबे क्या है मजे में, तुमको कभी मछलियां मिलती भी है और कभी मिलती भी नहीं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल होता है राजू, इसलिए मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करता हूँ। और संजू क्या कहूँ, उसको तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। देखो राजू, हम ही दोनों को ये जिम्मेदारियां उठानी है, ठीक है ना? हाँ भैया, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो बहन, अब हम भी चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अब दोनों भाई अपने अपने काम पे चले जाते हैं। संजू भैया उठिए ना, कब तक सोएंगे, सूरज सर पर आ गया है। अरे बहन, मैं अभी उठकर भी क्या करूंगा, मुझे अभी कोई काम नहीं है, सोने देना। संजू इतना कहकर फिर से सो जाता है। ओहो भैया तो उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है भैया, अब घर का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। और राधिका बाहर चली जाती है। आहा, आज कितना अच्छा मौसम है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मानो स्वर्ग से आ रही हूँ।
एक काम करती हूँ, झील के पास जाती हूँ, वहां मेरे मन को और ज्यादा शांति मिल जाएगी। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। और आसमान में ये इंद्रधनुष, वाह, इसे देखने के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। राधिका झील किनारे बैठकर प्रकृति का मजा ले रही थी कि तभी वहां से एक तांत्रिक गुजरता है। आय हाय हाय, ये कन्या कौन है? ये तो अद्भुत है, कितनी सुंदर है। आ हा हा हा, इसकी सुंदरता के आगे तो मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो अब इसी से शादी करूंगा। अरे ओ सुंदर कन्या, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरा नाम राधिका है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ अक्सर आया जाया करती हूँ। आज भी मैं यहाँ मौसम का आनंद लेने आई थी। आहा, अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ अकेले बैठना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है कन्या। यहाँ ना कुछ मायावी शक्तियां हैं जो सुंदर कन्याओं को अपने वश में कर लेती हैं। क्या सच में ऐसा है? हाँ, पर तुम डरो मत, मैं हूं ना। ये लो, ये अमृत पी लो, इससे तुम सुरक्षित रहोगी। पी लो पी लो। राधिका तांत्रिक की बात मानकर उसका दिया हुआ अमृत पी लेती है और उसके वश में हो जाती है। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, अब तुम मेरी हर बात मानोगी, कहो हाँ। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हाँ तो ठीक है, अब से तुम मुझसे रोज यहाँ मिलने आओगी, ठीक है? चलो अब घर चली जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है। ए राधिका, ए राधिका, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था। बोलो, अरे कुछ तो बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो? संजू उसे पुकारता रह गया और राधिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप जाकर सो गई। अरे ये क्या, ये राधिका कहाँ चली गई, वो भी इतनी सुबह सुबह? राधिका, अरे ओ राधिका, अरे कहाँ हो राधिका? ए राजू, राधिका घर में नहीं है, मैंने ढूंढ लिया उसको हर जगह, वो कहीं नहीं मिली। अभी विनोद राजू से कह ही रहा था कि तभी राधिका घर में आती है। अरे राधिका, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम? राधिका किसी का कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। विनोद और राजू ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो भी अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या रे राजू, ये राधिका को क्या हो गया था? वो कुछ बोल नहीं रही थी। अरे भैया, हो सकता है उसकी कुछ तबीयत ठीक ना हो। लड़कियों को कभी कभी इस तरह की समस्या हो जाती है। अच्छा, आप परेशान मत हो, कल तक वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मेरी बहन पहले की तरह हंसती खेलती और चहचहाती रहे, भला मुझे और क्या चाहिए? अब हर रोज राधिका उसी तांत्रिक से मिलने जाती और हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर देती है। मैं आ गई, मैं आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा और फिर हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। मैं तुम्हें भी एक तांत्रिक बना दूंगा। अभी तांत्रिक राधिका से ये सब कह ही रहा था कि तभी वहां पर एक सियार आ जाता है। अरे ये ससुरा सियार यहाँ कहाँ से आ गया? ए चल जा यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल जा यहाँ से। सियार तांत्रिक के पास आता है और उस पर तेज वार करता है। आ, तूने मुझे मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक की एक मोतियों की माला टूट जाती है और माला टूटते ही राधिका होश में आ जाती है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये इतना भयानक सियार, कहीं ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। राधिका ये सोचकर जल्दी से अपने घर की ओर भाग जाती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अरे राधिका, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और कहाँ से भागती हुई आ रही हो? क्या हुआ तुम्हें? भैया, भैया आपको पता है, मैं झील के किनारे पहुंच गई थी और वहां पर क्या राधिका? राधिका सारी बात संजू को बताती है। राधिका, क्या तुम उस तांत्रिक को जानती हो? नहीं भैया, मैं उससे बस एक ही बार मिली थी और उसने मुझे एक अमृत पिलाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है भैया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। अच्छा राधिका, अब तुम झील किनारे मत जाना, वरना तुम्हें खतरा हो सकता है, ठीक है बहन? ठीक है भैया, मैं नहीं जाऊंगी। अब कई दिन गुजर जाते हैं और राधिका घर से बाहर नहीं निकलती। आह, अब मैं उस सुंदर कन्या को देखे बिना नहीं रह सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब मैं अपना वेश बदलकर राधिका के घर जाता हूँ। अब तांत्रिक वेश बदलकर राधिका के घर जाता है।
आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। अरे प्रणाम साधु महाराज, साधु संत, आप यहाँ हमारे घर। राधिका, ओ राधिका, जल्दी से बाबा जी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे ऊपर एक संकट जो आने वाला है उसके बारे में बताने आया हूँ। संकट? कैसा संकट बाबा जी? तुम्हारी बहन की मृत्यु होने वाली है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबा जी? अगर उसकी मृत्यु रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसी तांत्रिक के उसे पास भेजना होगा जिसने उसे वो अमृत पिलाया था। जब तक उसके अमृत का असर नहीं उतरेगा उसकी मृत्यु का खतरा नहीं टलेगा। पर वो तांत्रिक कहाँ मिलेंगे बाबा जी? वो तांत्रिक झील के पास वाली गुफा में रहता है। लेकिन हाँ, तुम वहां नहीं जाना, अपनी बहन को अकेले भेजना, वरना अलग निरंजन हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। अब संजू परेशान होकर विनोद और राजू के पास जाता है। भैया, अरे ओ भैया, सुनो भैया। अरे हाँ हाँ, आराम से आराम से। क्या हुआ? भागते हुए कहाँ आ रहा है? सब ठीक तो है ना? संजू अब सारी बात दोनों भाइयों को बताता है। क्या? अरे इतना सब हो गया, तूने हमें बताया क्यों नहीं? क्या कहूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि राधिका अब ठीक हो गई है तो आप लोगों को क्यों ही परेशान करूं। अरे लेकिन अब राधिका को उस तांत्रिक के पास भेजना ये तो कोई हल नहीं है। भैया हमें कुछ और सोचना होगा। अब तीनों भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए परेशान हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कुछ सालों में राधिका की शादी कर दूंगा, पर क्या पता था कि इतना बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाएगा। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए ना, हर मुश्किल को हल करने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर ही होगा। भैया क्यों ना हम राधिका को उस गुफा में भेजें और हम छुपकर उसके साथ साथ रहें। हाँ, ये ठीक रहेगा। आखिर हमें पता भी तो चले कि माजरा क्या है। अब दूसरे दिन तीनों भाई राधिका को झील के पास वाली गुफा में भेज देते हैं। राधिका देखो बहन, तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ साथ ही हैं, एकदम साई की तरह, ठीक है? ठीक है भैया। अब राधिका गुफा के अंदर जाती है। आ गई तुम? आओ आओ, मैं तो कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमसे मिले कितने दिन हो गए थे। तुम मेरे ऊपर से अमृत का असर खत्म कर दो, मेरी जान खतरे में है। कितनी भोली हो तुम। मेरे अमृत का असर तो पहले ही खत्म हो चुका था, तभी तो तुम अपने होश में आई थी। मैंने तो ये सब तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया है। अरे वो कोई साधु संत नहीं, बल्कि मैं ही वेश बदल कर आया था। तांत्रिक की सारी बातें तीनों भाई सुन लेते हैं। अच्छा तो ये सब कुछ झूठ था, इस तांत्रिक की चाल थी। भैया हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, चाहिए। तीनों भाई अंदर जाते हैं। पाखंडी कहीं के, तूने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे पकड़ पाओगे तब छोड़ोगे ना। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक अपने पास रखी राख निकालता है और सबके ऊपर डाल देता है। सब पीछे हो जाते हैं, पर विनोद के ऊपर वो राख पड़ जाती है। अरे वो तांत्रिक कहाँ गया राजू? लगता है इसी बीच भाग निकला वो। अरे भैया तांत्रिक को छोड़िए, पहले अपने शरीर को देखिए कि ये आपको क्या हो रहा है। उस तांत्रिक ने आपको एक सियार बना दिया है भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक सियार बन गया? अब अब मैं क्या करूं? चलिए भैया हम गुफा के बाहर चलते हैं, वो तांत्रिक अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सब गुफा से बाहर आते हैं और चारों ओर तांत्रिक को ढूंढने लगते हैं। अरे वो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है वो? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना भैया। आज भैया की ये हालत मेरी वजह से हुई है। ना मैं झील के पास जाती और ना ही ये सब कुछ शुरू होता। अरे नहीं बहन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, उस तांत्रिक की नीयत ही खराब है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष बहन? चलो हम सब जंगल जाकर उस तांत्रिक को ढूंढते हैं, तभी भैया पहले जैसे हो पाएंगे। चलो जल्दी चलो। चारों जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां सियार मिलता है जिसने तांत्रिक से लड़ाई की थी। भैया, ये तो वही सियार है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। डरो नहीं, मैं कोई सियार नहीं, बल्कि एक राजा हूँ। मेरा नाम अशोक सिंह है। उस तांत्रिक ने मुझे भी सियार बना दिया है। कई सालों से मैं सियार के रूप में इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आपको भी? अरे उसने मेरे भैया को भी सियार बना दिया है। हाँ, मैं अपना असली रूप पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं, तुम कर सकती हो।
वो तुम पर पूरी तरह से मोहित है। तुम उसका फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाओ, फिर मौका देखते ही हम उसको पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अरे हमारी बहन ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करेगी। अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो? भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। और आप सब तो है ना मेरे साथ। मुझे भैया को ठीक करने के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। अब रात होने वाली है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कल मुझे यहीं पर मिलना। हम मिलकर उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलो चलो, सब लोग चलो। सब अपने घर चले जाते हैं। चलिए ना भैया, जंगल में जाना है हमें। राधिका, ओ मेरी प्यारी बहन राधिका, तुम एक बार फिर सोच लो, ये सब इतना आसान नहीं होगा। भैया, जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर आपको ठीक करूंगी भैया। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस तांत्रिक को नहीं छोड़ूंगी। अब सब लोग जंगल जाते हैं। सियार राजा, आप कहाँ हैं? सियार राजा, सियार राजा, आप कहाँ पर हैं? आ गए तुम सब। ठीक है, तुम अकेली उस तांत्रिक के पास जाओगी और उसे बातों में फंसाकर उसे ये अमृत पिला देना, और जब वो मदहोश हो जाए तब हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, ये मुझे दीजिए। राधिका बहन, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। राधिका अब झील की ओर निकल पड़ती है। अरे ओ लड़की, सुनो, ये बताओ, क्या तुमने किसी राजा को यहाँ पर भटकते हुए देखा है? राजा? और यहाँ? हाँ, हमारे राज्य के राजा कई सालों पहले यहाँ शिकार पर आए थे और फिर कभी वापस ही नहीं आए लौटकर। इसलिए आज तक हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ वो कहाँ है, आइए मेरे साथ। राधिका अब मंत्री जी को सियार राजा के पास लेकर जाती है। ये है आपके राजा जी। अरे ओ लड़की, ये क्या बेहुदा मजाक है? हम सब परेशानी में हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में यही राजा अशोक सिंह हैं। अब राधिका मंत्री जी को सारी बात बताती है। क्या ये सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर। मंत्री जी, ये लड़की राधिका ठीक कह रही है। मैं ही राजा अशोक सिंह हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की, पर आप लोग मुझसे डरकर भाग जाते थे। ओहो महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप उस तांत्रिक का पता बताइए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बताइए महाराज। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, अब हम सब ने उसका इंतजाम कर लिया है। बस आप हमारे साथ आइए, चलिए। सब लोग तांत्रिक की गुफा के पास जाते हैं। राधिका, तुम अंदर जाओ, हम सब यहाँ छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उसे बातों में फंसाकर बाहर ले आना, ठीक है ना? ठीक है महाराज। राधिका गुफा के अंदर जाती है। तांत्रिक जी, तांत्रिक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं। आप अगर इस गुफा में हैं तो सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। ओहो, ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? जी, मैं भी आपको बहुत मन ही मन पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले मेरे भाई लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं, क्यों ना हम शादी कर लें? हाँ, 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 क्यों नहीं? मैं भी तो यही चाहता हूँ। राधिका तांत्रिक की बातों में आकर चुपके से तांत्रिक के अमृत को अपने अमृत से बदल देती है। हाँ हाँ, हम शादी करेंगे, मगर उससे पहले तुम्हें ये अमृत पीना होगा। ये रस्म हम तांत्रिक शादी से पहले करते हैं। ठीक है, मैं ये अमृत पी लूंगी, मगर पहले आप इस अमृत को पिएंगे। मुझे डर है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें भला क्यों जहर दूंगा भला? ये देखो, मैं इसे पीकर दिखाता हूँ, देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। आहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप पर खामखा शक किया। तांत्रिक अब धीरे धीरे मदहोश होने लगता है। मुझे ना यहाँ घुटन हो रही है, चलिए ना हम बाहर चलकर शादी करते हैं। अरे, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तांत्रिक राधिका के साथ जैसे ही बाहर आता है, राजू और संजू उसे पकड़ लेते हैं। सुनो तुम, हमें और विनोद को ठीक करो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगा, पर मेरे पास मेरा अमृत नहीं है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही है ना वो अमृत? ठीक है,
ये अमृत इन दोनों को पिला दो। राधिका अब उस अमृत को विनोद और राजा को पिला देती है और अमृत पीते ही दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। भैया, भैया आप ठीक हो गए भैया। अरे महाराज, महाराज क्या बात है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप अपने असली रूप में वापस आ गए। मंत्री जी पकड़ लीजिए इसको और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इसको, पकड़िए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों पकड़ लो इस दुष्ट को और महल के काल कोठरी में ले जाकर इसे डाल दो। राधिका, तुम वाकई में बहुत बहादुर लड़की हो, हम तुमसे प्रसन्न हुए। हाँ मेरी बहन, तुम सच में बहुत बहादुर हो, हम तीनों भाइयों को तुम पर गर्व है। अब राजा अपने राजमहल चले जाते हैं और राधिका अपने भाइयों के साथ अपने घर चली जाती है।